नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो कक्षा 12 विषय भूगोल स्माइल पेपर 9 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस पर आधारित है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का सबसे पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार की कुल मात्रा में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? विश्व व्यापार की कुल मात्रा में भारत की भागीदारी वर्तमान में 1.5% है, जिसे 2019 में 3.5% करने का लक्ष्य रखा गया था। दूसरा प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका उत्तर है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई को डेसिबल कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक जनघनत्व व न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्यों के नाम लिखिए। भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है और बिहार का जनघनत्व है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा, भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, परिवहन एवं संचार में अंतर कीजिए। तो इसका उत्तर है, सबसे पहले परिवहन क्या है वो समझते हैं। परिवहन किसी भौतिक माध्यम द्वारा वस्तुओं या व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानांतरण या आवागमन को परिवहन या यातायात कहते हैं। यह आवागमन स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्गों के द्वारा होता है। अगला देखते हैं, संचार। संचार किसी प्रकार के संदेश, विचार आदि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान को संचार कहा जाता है। यह भौतिक तथा अभौतिक दोनों प्रकार का हो सकता है। अर्थात भौतिक रूप में हम किसी को पत्र वगैरह लिखते हैं, पत्र वगैरह भेजकर अपना संदेश भेजते हैं, वह भौतिक रूप हो गया। मोबाइल, इंटरनेट आदि के माध्यम से हम अपने संदेश, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यह इसका अभौतिक प्रकार हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए। सबसे पहले हम जानते हैं जल प्रदूषण कहते किसे हैं। जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन, जिससे मानव और समस्त जीवों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण, जल प्रदूषण का सबसे पहला कारण है औद्योगिक अपशिष्ट। दूसरा कारण है तापीय दूषित जल। ताप विद्युत का निर्माण करते हैं तो उससे तापीय दूषित जल प्राप्त होता है। तीसरा कारण है जल में खनिज तेल का मिलना। चौथा कारण है घरेलू वाहित मल। घरों में जो भी हमारा गंदा नालियों के माध्यम से जो जल जाता है, वह भी इन पीने योग्य पेयजल में स्रोतों में मिलने से उस पेयजल स्रोत को दूषित कर देता है। कृषि अपशिष्ट और रेडियोधर्मी अपशिष्ट, परमाणु ऊर्जा वगैरह का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो उस क्षेत्र में बरसात की वजह से वह बरसात का पानी उस भूमि के संपर्क में आकर रेडियोधर्मी हो जाता है, रेडियो एक्टिव हो जाता है और वह रेडियो एक्टिव जल अन्य जल स्रोतों से मिलकर उस जल स्रोतों को भी दूषित कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के नियंत्रण हेतु कोई 4 कारगर उपाय सुझाइए। सबसे पहला उपाय है ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास करना, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों की ओर पलायन ना करें। दूसरा सुझाव है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के भरपूर अवसर पैदा कर देंगे तो बेरोजगारी या रोजगार के कारण गांव के लोग शहरों की तरफ नहीं आएंगे और इससे नगरीकरण रुक जाएगा या थम जाएगा।
अगला कारण है कृषि में नवीन तकनीकी का प्रयोग कर कृषि को लाभकारी बनाना। वर्तमान में हम देख रहे हैं कृषि में इतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है जिससे कि एक किसान अपनी जीविका को आसानी पूर्वक चला सके। वर्तमान में कृषि लाभकारी बनी हुई है, तो कृषि में हमें नवीन नवाचारों और तकनीकी का प्रयोग करके कृषि की पैदावार को बढ़ाकर कृषि को किसान के लिए लाभकारी बनाकर हम ग्रामीण पलायन रोक सकते हैं। अगला सुझाव है शिक्षा का प्रसार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की उचित व्यवस्था करना। ग्रामीण क्षेत्रों में ही उच्च स्तर की शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज आदि की व्यवस्था करना, जिसके कारण बच्चे पढ़ाई के लिए गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन ना करें। अगला सुझाव है लघु एवं कुटीर उद्योगों को सहायता और बढ़ावा देना, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। छठा सुझाव है ग्रामीण क्षेत्रों में उचित सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों में ना आए और नगरीकरण की प्रवृत्ति पर काफी हद तक नियंत्रण लग जाए। इन 6 कारण में से आप कोई भी दो सुझाव लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित साक्षरता दर वर्ष 2001 को राज्यों से सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ राज्यों की साक्षरता दर दी हुई है प्रतिशत में और दूसरी तरफ राज्यों का नाम दिया हुआ है। इन राज्यों को 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर से मैच करना है। तो देखते हैं हम। राजस्थान की 2001 के अनुसार साक्षरता दर थी 61.03%, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 67.06 है। केरल की 2011 में साक्षरता दर थी 90.92%, जो 2011 में बढ़कर 93.91% हो गई है। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की 2001 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर 54.46% थी, जो 2011 की जनगणना में बढ़कर 68.74% हो गई। बिहार राज्य की 2001 की जनगणना के अनुसार 47.53% साक्षरता दर थी, जो बढ़कर 2011 की जनगणना में 63.82% हो गई। प्रश्न में केवल 2001 के आंकड़े दिए हुए हैं, लेकिन एग्जाम में 2001 या 2011 दोनों आ सकते हैं। चांसेस ज्यादा 2011 की जनगणना के आंकड़े पूछने पर का है, इसलिए हमने यहाँ पर 2001 और 2011 दोनों के ही आंकड़ों पर चर्चा कर ली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय संसाधनों में अंतर बताइए। नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय संसाधनों में अंतर इस प्रकार से है। जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद मानव द्वारा या प्रकृति द्वारा उन संसाधनों का पुनर्स्थापन हो जाता है या उनका नवीनीकरण किया जा सकता है, उन सभी संसाधनों को नव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं अनव्यकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता, इन्हें अनव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इस आधार पर दोनों में अंतर यह हो गया कि नव्यकरणीय संसाधनों को बार बार उपयोग कर सकते हैं और अनव्यकरणीय संसाधन एक ही बार प्रयोग में आते हैं। दूसरा अंतर देखते हैं। नव्यकरणीय संसाधन है, इनके भंडार जो है अथाह और असीमित मात्रा में उपलब्ध है, जबकि अनव्यकरणीय संसाधनों के भंडार सीमित मात्रा में है। तीसरा अंतर देखते हैं। पुनर्स्थापन होने के कारण इनके भंडार कभी समाप्त नहीं होंगे, इसलिए इन्हें नव्यकरणीय या असमाप्य संसाधन भी कहते हैं। इन संसाधनों का नव्यकरणीय
होता रहता है। इस कारण इनके समाप्त होने की संभावना बहुत ही कम है और इसी कारण इन्हें असमाप्य संसाधन भी कह सकते हैं। जबकि अनव्यवहार्य संसाधनों का लगातार उपयोग होने से एवं इनका पुनर्स्थापन नहीं होने के कारण ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद आने वाली पीढ़ी इन संसाधनों के प्रयोग से वंचित रह जाएगी। नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मानव, पशु, वन, जल आदि सभी उदाहरण नवीकरणीय संसाधन के हैं। जबकि अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण लोहा, कोयला और पेट्रोलियम इत्यादि है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूनिम्नीकरण का अर्थ क्या है, यह किन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। सबसे पहले हम भूनिम्नीकरण का अर्थ देखते हैं। भूनिम्नीकरण का अर्थ जिस प्रक्रिया द्वारा भूमि के प्राकृतिक स्वरूप और भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता में परिवर्तन आ जाता है उसे ही भूनिम्नीकरण कहते हैं। इस भूनिम्नीकरण के कारण कृषि योग्य भूमि की उर्वरता शक्ति नष्ट हो जाती है या कम हो जाती है, जिस कारण वह भूमि कृषि के अयोग्य हो जाए तो उस समस्त प्रक्रिया को हम भूनिम्नीकरण कहते हैं। भूनिम्नीकरण के कुछ कारण निम्न प्रकार से है। सबसे पहला कारण है खनन। यह भूमि की निम्नीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि खनन के उपरांत लोग खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों, गड्ढों और मलबे के साथ खुला छोड़ देते हैं। इस कारण इस खड्ड युक्त भूमि में कृषि संभव नहीं है, जिस कारण यह क्षेत्र कृषि के अयोग्य हो जाता है तथा खनन के कारण बृहत स्तर पर वनों का विनाश भी होता है। इस कारण भूमि का निम्नीकरण होता रहता है। अगला कारण देखते हैं अनियंत्रित पशुचारण। अनियंत्रित पशुचारण के कारण भूमि का जो प्राकृतिक आवरण होता है जैसे घास, झाड़ियां आदि नष्ट हो जाते हैं और इस प्राकृतिक आवरण के हटने के कारण भूमि पर कई प्रकार के माध्यमों जैसे पवन के कारण या अन्य कारणों के माध्यम से भूमि का लगातार अपरदन होता रहता है, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति समाप्त होती रहती है या क्षीण हो जाती है। इस कारण भूमि का निम्नीकरण होता रहता है और यह अनियंत्रित पशुचारण भी भूमि के निम्नीकरण का एक कारण बनता है। जल प्लवन के कारण भूमि दलदली हो जाती है और इस दलदल युक्त भूमि पर कृषि करना संभव नहीं हो पाता और यह भूमि कृषि योग्य नहीं रहती, जो भूमि निम्नीकरण का एक कारण बनती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जल संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए एवं उनका वर्णन कीजिए। जल संरक्षण हेतु सुझावों का संक्षिप्त विवरण। यहाँ पर केवल 4 बिंदुओं दिए गए हैं। इन बिंदुओं का डिटेल में अध्ययन विस्तार पूर्वक वर्णन पीडीएफ नोट्स में दिया गया है। पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, लाइक और सब्सक्रिप्शन करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो पूरा देखना होगा। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ का लिंक क्लिक करेंगे तो वहां से आपको इस स्माइल पेपर नो का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।